जम्मू कश्मीर में पुलवामा के बाद सबसे बड़ा हमला हुआ है। पहलगाम के बैसरन घाटी इलाके में आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने टूरिस्ट के नाम पूछ कर गोली मारी है। पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। आतंकी हमले में नेपाल यूएई के 2 टूरिस्ट भी मारे गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बहुत बड़ी ये खबर हो जाती है देश के लिए, जहां देखिए पुलवामा के बाद ये पहलगाम टेररिस्ट अटैक सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के बाद सबसे बड़ा हमला पहलगाम के बैसरन घाटी में देखा गया है। आतंकियों ने टूरिस्ट के नाम पूछकर गोली मारी है। पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, जिसमें से नेपाल यूएई के 2 टूरिस्ट भी मारे गए हैं। हालांकि देखिए, आतंकी हमले के बाद एक्शन में सरकार नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार एक्शन में नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़कर भारत लौट भी आए हैं। पीएम मोदी ने सीसीएस की आपात बैठक भी बुलाई है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की आज बैठक होने वाली, अति महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। हाई लेवल बैठक, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली ये बैठक आयोजित होने वाली है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़कर देश वापसी उनकी हो चुकी है। उसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहलगाम भी जाएंगे। आज घटनास्थल का दौरा करेंगे अमित शाह। इससे पहले कल वो तुरंत आतंकी अटैक के बाद एलजी मनोज सिन्हा के साथ रवाना हो गए थे जम्मू कश्मीर के लिए। वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। एनआईए की टीम भी घटनास्थल का दौरा करेगी, क्योंकि माना यही जा रहा है कि इस बड़े टेररिस्ट अटैक की जांच एनआईए करने वाली है। पीएम मोदी ने अमित शाह से फोन पर भी बात की है। देर रात गृह मंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की और आज भी बैठकों का दौर चलने वाला है। एलजी मनोज सिन्हा सीएम भी मीटिंग में मौजूद रहे। ऐसे में आपको ये 4 तस्वीरें दिखा देते हैं। कायराना हमला ये माना जा रहा है, बड़ा आतंकी हमला ये माना जा रहा है, लेकिन सवाल सबके मन में एक ही है कि बदला कब? क्योंकि देखिए, धर्म पूछकर यहां पर मासूम टेररिस्ट को, जो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए वहां पहुंचे थे, किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचाई, किसी को कुछ आहत नहीं किया गया, उनका नाम पूछकर, धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई, उनको मौत की घाट उतार दिया गया। और रोते बिलखते परिजनों की ये तस्वीर भी हमने देखी, जिसने सबको बहुत हैरान किया। पहलगाम जाने वाले हैं अमित शाह, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। माना यही जा रहा है कि जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है, वहां का, उस घटनास्थल का दौरा करेंगे अमित शाह। और इसी के साथ साथ देखिए, दिल्ली में आज सीसीएस की बैठक भी आयोजित होने वाली है, जिसको देखते हुए, जिसकी महत्वपूर्णता को देखते हुए आज वापसी हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इसी बीच आपको बड़ी खबर ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, उस आतंकी हमले में रायपुर के बिजनेसमैन की भी मौत हो गई है। दिनेश मिरानिया की मौत हो गई है। परिजनों को दिनेश मिरानिया का शव भी सौंप दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि पहलगाम घूमने गए थे और देखिए क्या हुआ उनके साथ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला जो हुआ है, उसमें रायपुर के बिजनेसमैन की भी मौत हो गई है। दिनेश मिरानिया इनका नाम बताया जा रहा है। परिजनों को हालांकि दिनेश मिरानिया का शव सौंप दिया गया है। बड़ी खबर ये हो जाती है कि 26 टूरिस्ट की इसमें मौत हो गई, जिसमें से एक रायपुर के बिजनेसमैन दिनेश मिरानिया भी थे। हालांकि देखिए, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको ये भी बता दें कि आतंकी हमले पर सीएम साय का भी बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि पहलगाम हमला आतंकियों की कायराना करतूत है। आतंकवादियों के नापाक इरादे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो देखिए, वो बड़ा आतंकी हमला जिसको लेकर पूरे देश में अब दहशत का माहौल है, पूरे देश जिसकी निंदा कर रहा है, उसी कड़ी में रायपुर के भी एक बिजनेसमैन की मौत हो गई। और अब बड़ी खबर ये मिल रही है कि सीएम विष्णुदेव साय ने भी इस पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पहलगाम हमला आतंकियों की कायराना करतूत है, इसे कायराना करतूत करार दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवादियों के नापाक इरादे कामयाब नहीं होंगे। आपको सुनवाते हैं क्या कहा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। जानकारी मिली है, अभी संज्ञान ले रहे हैं, और ये तो कायराना हरकत है। जानकारी मिली है, अभी संज्ञान ले रहे हैं, और ये तो कायराना हरकत है। और देखिए, इसकी निंदा हर कोई कर रहा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी एक्स पर पोस्ट करके इस पूरे आतंकी हमले की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में हुए आतंकी हमले में हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर के व्यापारी श्री दिनेश मिरानिया जी के गंभीर रूप से घायल होने की दुखद सूचना मिली है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए श्री मिरानिया और उनके परिवारजनों को हर संभव सहायता के लिए अधिकारियों को निर्देश किया है। और इस विषम घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। ईश्वर से प्रार्थना है कि मिरानिया जी शीघ्र ही। तो देखिए, आपको अधिक अपडेट्स दे देते हैं। रोहित मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, क्या जानकारी मिल रही है? ये बहुत बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है और इसमें रायपुर ने भी अपने शख्स को खोया है।
बिल्कुल, देखिए मिरानिया ट्रेडिंग कंपनी जो कि राजधानी रायपुर की एक बड़ी ट्रेडिंग कंपनी है और उन्हीं के मालिक है दिनेश मिरानिया। और कल जब आतंकी हमला हुआ तो उस आतंकी हमले में सबसे पहले उनको बुलेट लगी थी। बुलेट लगने के कारण वो घायल हो गए थे। देर शाम तक उनका इलाज चला। कई डॉक्टर्स की विशेष टीम जम्मू कश्मीर में ही नजर बनाई हुई थी और उनकी निगरानी कर रही थी और इलाज चल रहा था। लेकिन देर रात ये जानकारी मिली हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से कि उनकी मौत हो गई है, उनका निधन हो गया है। उसके बाद आज उनका शव राजधानी रायपुर वापस लाया जा सकता है और जिसके लिए प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है कि प्रशासन अलर्ट रहे। और कल देर रात जब ये जानकारी आई कि उनकी मौत हो गई है, उसके बाद में कहीं ना कहीं कलेक्टर, एसपी या इसके अलावा पुलिस के बड़े अधिकारी उनके घर के बाहर भी पहुंचे थे। आसपास के पड़ोसियों को जिज्ञासा थी तो उनसे भी उन्होंने बातचीत की और कुल मिलाकर उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। और जो दुखद घटना हुई है उसकी निंदा करते हुए तमाम लोग नजर आए। तो आज शव जो है वो राजधानी रायपुर लाया जा सकता है, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन जिस प्रकार से कल आतंकी हमला हुआ है, आतंकी हमले को लेकर कहीं न कहीं पूरे देश में रोष है और राजधानी रायपुर में और पूरे देश में अलर्ट भी जारी कर दिया है। रोहित, अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में भी जो पर्यटन स्थल है, क्या वहां पर हाई लेवल अलर्ट अब जारी कर दिया गया है? बिल्कुल, देखिए अभी इसकी कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन एहतियात बरता जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पूरे जो बॉर्डर्स हैं उनमें निगरानी बढ़ा दी जाए ताकि जो आतंकी अगर देश में हैं वो यहाँ से वहाँ भागने का प्रयास करते हैं तो वो भागने का प्रयास ना कर पाए, वो कहीं पे घुस ना पाए। इसलिए बॉर्डर में सिक्योरिटी बढ़ाने के निर्देश जो है वो आंतरिक तौर पर दिए गए हैं। इसके अलावा जो सूचना तंत्र है उसको बहुत मजबूत करने के लिए कहा गया है ताकि इंटेलिजेंस अपना काम करते रहे, ताकि कोई भी एक्टिविटी अगर तमाम सुरक्षा एजेंसीज अब अलर्ट मोड नजर आ रही है। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया ताजा अपडेट्स देने के लिए। इसी बीच देखिए बड़ी खबर आपको यह भी दे दे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस आतंकी हमले को देखते हुए पोस्टर जारी किया है। पहलगाम आतंकी हमले पर उन्होंने पोस्टर जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रही हूं, लिखा है कि हमले में 26 लोगों की मौत की जानकारी है तो धर्म पूछा जाति नहीं याद रखेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है। पहलगाम आतंकी हमले पर यह पोस्टर जारी किया गया है क्योंकि देखिए हमले में 26 लोगों की मौत की खबर है तो इस पर पोस्टर जारी करते हुए लिखा गया है कि धर्म पूछा जाति नहीं याद रखेंगे, जो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की तरफ काम करेगी। और यही कारण है कि आज सीसीएस की बैठक बुलाई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से देश लौट आए हैं और कहीं ना कहीं बड़ी तैयारी अब सुरक्षा एजेंसी के साथ मिलकर मोदी सरकार कर रही है। तो वहीं देखिए आतंकी हमले को लेकर सियासत गरमाने लगी है क्योंकि कांग्रेस आज रायपुर में प्रदर्शन करने वाली है। यूथ कांग्रेस आज दोपहर 2 बजे प्रदर्शन करेगी। केंद्र सरकार पर आरोप को लेकर विरोध जताया जाएगा। निर्दोष पीड़ितों के लिए न्याय की मांग भी की जाएगी। यूथ कांग्रेस आज दोपहर 2 बजे प्रदर्शन करने वाली है। एक तरफ हमने देखा है कि किस तरीके से केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी प्रयासरत है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद पोस्टर जारी करके लिखा है कि धर्म पूछी जाति नहीं याद रखेंगे, यानी कि कड़ी कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। नरसंहार से एक तरीके से करार दिया जा रहा है और यूथ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन आज करने वाली है केंद्र सरकार पर कहीं ना कहीं आरोपों की झड़ी लगाते हुए। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर बड़ा नक्सली ऑपरेशन जारी है। बीजापुर में सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है और जिसकी वजह से पहाड़ी के आसपास गोलियों की आवाज से दहशत बढ़ती ही जा रही है। 26 घंटे से जारी बताई जा रही है नक्सलियों से अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़। फोर्स ने नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 को घेरा है। बटालियन नंबर 1 को घेरा है फोर्स ने और बड़ी संख्या में जवानों ने ये ऑपरेशन चला रखा है। 24 घंटे से जारी है ये ऑपरेशन नक्सलवाद के खिलाफ, क्योंकि देखिए टारगेट साफ है। 31 मार्च 2024 का टारगेट साफ है और उसी कड़ी में अब ना सिर्फ अंतरराज्यीय, ना सिर्फ और अब छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर भी नक्सली ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इस पर ताजा अपडेट्स ले लेते हैं। युकेश चंद्राकर मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। युकेश, क्या अपडेट मिल रही है इस बड़े ऑपरेशन से जुड़ी हुई? अंजलि, देखिएगा अपडेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बीते दिन से यानी कि कल सुबह लगभग 4 बजे से इस मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है और अभी तक की ये मुठभेड़ लगातार जारी है। यहाँ पर जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, जहाँ से आप मेरी तस्वीरें देख पा रहे हैं, इस जगह का नाम उसूर है और यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर वो मुठभेड़ लगातार जारी है। और ये मुठभेड़ अगर 26 घंटों से जारी है तो आप समझिएगा कि कितनी बड़ी मुठभेड़ हो सकती है। बमबारी की आवाज यहाँ पर हम तो सुन पा रहे हैं, बात अलग है कि कैमरे में हम इस मुठभेड़ की आवाज को रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं कर पाएंगे।
ग्रामीण क्षेत्र हो जाता है। दूसरी बात, बमबारी की आवाज भी यहाँ तक आ रही है। अगर हम बटालियन नंबर 1 की जब बात करते हैं और 26 घंटों से लगातार मुठभेड़ की बात करते हैं अंजलि, तो इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि बटालियन नंबर 1 का गठन जब हिड़मा करता है तो उसकी टेस्टिंग लेने के लिए, यानी सिर्फ और सिर्फ आजमाइश के लिए ताड़मिटला जैसी घटना को अंजाम देता है, जिसमें 76 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। तो ये वो बटालियन नंबर 1 है जिसको घेर कर 20 पहाड़ियों से घेरा गया है। 3 राज्यों की पुलिस फोर्सेस और 3 जिलों से जिस तरह से निकले हुए जवान, तो 3 पहाड़ियों को घेरा गया है। अब आप कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी मुठभेड़ चल रही है। बहुत जल्द हो सकता है कि यहाँ से कोई बड़ी खबर निकल कर आए, लेकिन हमारे सोर्सेस हमें एक जानकारी और दे रहे हैं कि हो सकता है ये मुठभेड़ आज और कल भी चलती रहे। बिल्कुल योगेश, साथ ही साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि आप लगातार जानकारी दे रहे हैं कि आप गोली की आवाज सुन पा रहे हैं, यानी कि माना जाए कि इन नक्सलियों के पास बहुत बड़े हथियार या बहुत बड़े हथियारों से लैस है। बटालियन नंबर 1 है अंजलि, बार बार मैं कहना चाहूंगा, बटालियन नंबर 1 है माओवादियों की सबसे मजबूत प्लाटून, यानी सबसे मजबूत बटालियन है ये। इनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं। इसके अलावा अगर एक जानकारी और भी देना चाहें हम, तो जितने थाने लूटे गए या फिर जितने कैंप लूटे गए हैं, उन कैंपों से बरामद हथियारों को, यानी AK-47 जिसमें SLR या फिर रॉकेट लॉन्चर्स या फिर मोटार्स की बात करें या BGL लॉन्चर्स की बात करें, तो इनका इस्तेमाल यही मिलिट्री प्लाटून यानी यही मिलिट्री बटालियन करती है। हिड़मा का गठित जो है ये बटालियन है, तो बेशक आपका अंदाजा सही है अंजलि। बिल्कुल, और बटालियन नंबर 1 है, आप लगातार इस बात को हाईलाइट करें योगेश, लेकिन छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बॉर्डर पर है ये जो क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो फोर्स के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है? बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ पर DRG के जवान हैं। DRG के जवान वो जवान जो माओवादियों के संगठन में रहे और उसके बाद सरेंडर करने के बाद जो है सुरक्षा बलों का हिस्सा बने, जिन्होंने आत्मसमर्पण के बाद स्पष्ट तौर पर यह बयान दिया कि उन्हें माओवादी संगठन की विचारधारा पसंद नहीं आई और जो है छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति पसंद आई। इसके अलावा जो है विकास को तरजीह देने लगे हैं वो लोग। लेकिन इस बात को हमें ख्याल में रखना होगा कि अगर माओवादियों से ट्रेनिंग लिए हुए लड़ाके हैं, माओवादी संगठन में काम कर चुके हुए लड़ाके हैं, तब उन्हें इस क्षेत्र की पूरी चप्पे चप्पे की जानकारी होती है। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण, P60 के जवान हैं, ग्रे हाउंड्स के जवान हैं, कोबरा के जवान हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बटालियन नंबर 1 की कमर टूटनी तो लगभग तय है। मैं दुआ भी ये करता हूँ, विस्तार न्यूज़ दुआ करता है कि यहाँ पर जवानों को किसी तरह का नुकसान ना हो। लेकिन बिल्कुल, और क्योंकि अटैक बटालियन नंबर 1 पर है, तो कहीं ना कहीं सीधा प्रहार से नक्सलगढ़ के मास्टरमाइंड्स पर माना जा रहा है। मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो बटालियन नंबर 1 है, इसमें लगभग कितने नक्सली होंगे? किसी के मारे जाने की कोई भी खबर अंदर खाने की? अंजलि, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बटालियन नंबर 1 का गठन किया गया था, तब इसमें मात्र 300 लड़ाके हुआ करते थे। लेकिन इस इलाके से जिस तरह के सोर्सेस, हमारे जो सोर्सेस हैं, इस इलाके से जो इनपुट मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि बीते 1 साल से माओवादियों पर जिस तरह के प्रहार किए गए हैं, लगभग इसमें जो सशस्त्र माओवादी और जो हार्डकोर जो नक्सली, यानी कि जो मिलिट्री विंग से, मिलिट्री दस्ते से जुड़े हुए जितने भी नक्सली हैं, उन्होंने इसी दिशा का रुख किया था। आपको मैं वो दिशा दिखाना चाहूंगा। इस तरफ एक बार देखिएगा, ये जो सड़क आपको नजर आ रही है, ये सीधे छत्तीसगढ़ को तेलंगाना से जोड़ने वाली सड़क है और इसी सड़क को लेकर के हम आगे बढ़ने वाले हैं। इस जगह पर वो मुठभेड़ चल रही है, हो सकता है कि हम उसके आसपास भी चले जाएं और हमारे दर्शकों को हम जो है लाइव जो है अपन आवाज भी अपन सुना सकें। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है अंजलि, कि यहाँ जिस तरह की बात सामने निकल कर आ रही है, जो सवाल आपने पूछा है उसके मुताबिक 300 से 400 के अगर मान के चलिए वो गठन करते हैं, लेकिन इस इलाके के सोर्सेज जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि वो सारे नक्सली इधर इस इलाके में आए हैं, तो 3 से 4 हजार की संख्या में नक्सली हो सकते हैं, ये जानकारी दे रहे हैं। अगर ऐसा है, पूरी तरफ से अगर जवानों ने उन्हें घेर रखा, तो एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है माओवादी संगठन को इस मुठभेड़ में, जिस पर हमारी नजर बनी है। बिल्कुल, और हो सकता है कि अब तक की सबसे बड़ी नक्सली मुठभेड़ निकल कर सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए योगेश आपका। और इसी बीच बड़ी खबर ये भी बता दें कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 2 दिवसीय मुंबई दौरा रहने वाला है। सुबह 8 बजे से रायपुर से मुंबई के लिए रवाना होंगे सीएम और मुंबई में टेक्सटाइल पर MOU कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। मुंबई में कई बैठकें भी करने वाले हैं सीएम AI फैब शो में भी सीएम शामिल होंगे। स्टील कंपनीज के साथ भी बैठक करेंगे। बड़ा दौरा, 2 दिवसीय मुंबई दौरा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, जिसमें आपको बता रहे हैं कि सुबह 8 बजे वो रायपुर से मुंबई के लिए रवाना होंगे और मुंबई में टेक्सटाइल पर MOU कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। मुंबई में कई बैठकें भी करेंगे और सीएम AI फैब शो में सीएम शामिल हो सकते हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। स्टील कंपनीज के साथ भी बैठक करने जा रहे हैं। मेरे साथ अधिक अपडेट्स देने के लिए रोहित मिश्रा रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 2 दिवसीय मुंबई दौरा छत्तीसगढ़ के लिए क्या नए विकास के आयाम लेकर आ रहा है, उस पर रोशनी डालिएगा। बिल्कुल, देखिए, स्टील
कंपनियों को और मजबूत करने के लिए और नई स्टील कंपनियां छत्तीसगढ़ में खुलें, इसके लिए ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा फैशन के क्षेत्र में लगातार छत्तीसगढ़ नई उड़ान भर रहा है और उस उड़ान को और रफ्तार देने के लिए सीएम विष्णुदेव साय वहां पर पहुंचे हैं। तो साथ में टेक्सटाइल कंपनियों के साथ में भी बैठक होने वाली है और कुल मिलाकर दौरे की शुरुआत आज सुबह 8 बजे होगी, जब वो रायपुर से मुंबई के लिए और गोरेगांव के लिए रवाना होंगे। सबसे पहले CMAI फैब शो, ये फैशन शो का आयोजन किया गया जिसमें गुजरात और छत्तीसगढ़ ने अपना समर्थन दिया है और इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बतौर मुख्य अतिथि जाने वाले हैं और वहां पे फैशन से जुड़े हुए, क्योंकि देश भर के उद्योगपति वहां पर पहुंचे हुए हैं, अलग अलग सेगमेंट के कपड़े वहां पर पहुंचे हुए, तो ऐसे में उनको छत्तीसगढ़ कैसे लाया जाए और फैशन उद्योग को, फैशन को कैसे छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर वहां पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद में मीटिंग रखी गई है, मीटिंग है आपका टेक्सटाइल कंपनियों के साथ में। टेक्सटाइल कंपनियों के साथ में सीएम विष्णुदेव साय मीटिंग करने वाले हैं और मीटिंग में वो कहीं ना कहीं टेक्सटाइल कंपनियों को छत्तीसगढ़ आमंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा स्टील कंपनियों के साथ में भी कल बैठक होगी। स्टील के लेकर कई क्रम की बैठक कल देखने को मिलेगी। तो ऐसे में कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के उद्योग मजबूत हो, छत्तीसगढ़ का फैशन मजबूत हो, जो छत्तीसगढ़ के कल्चर है वो फैशन में झलके और उसकी झलक देश और विदेश तक जाए, और यही उम्मीद के साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थोड़ी देर बाद राजधानी रायपुर से मुंबई के लिए रवाना होंगे। अंजलि, ठीक है, ना सिर्फ संस्कृति के विस्तार के लिए बल्कि एक तरीके से रोजगार में सृजन के भी नए विकास के आयाम ये जो दौरा है खोलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर बिलासपुर से है, जहां प्रदेश के बहुचर्चित CGPSC घोटाला मामले में फंसे पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने टामन सिंह सोनवानी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस BD गुरू के सिंगल बेंच ने 17 अप्रैल को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व रखा था। और इसी बीच देखिए, आपको बड़ी खबर ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में मौसम का क्या हाल है। देखिए, अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में, तो देखिए रायपुर के कई इलाकों में भीषण गर्मी का दौर जारी है और सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है तापमान। राजधानी रायपुर में टेम्परेचर 43 डिग्री के पार पहुंच गया और अब तक का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है। अगर बात की जाए इस समर की, अगले 48 घंटों में और भी बढ़ सकता है तापमान। बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मौसम पर अपडेट दे रहे हैं। भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी और आने वाले दिनों में भी राहत की खबर नहीं मिल रही है। अगले 48 घंटों में और भी बढ़ेगा तापमान। अभी से 40 डिग्री पार पहुंच रहा है। राजधानी रायपुर में तापमान 43 डिग्री पार पहुंचा है और अब तक का यह सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ कई इलाकों में भीषण गर्मी का दौर भी देखा जाएगा। और देखिए, यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। रायपुर की पूर्वा अग्रवाल ने अपने तीसरे प्रयास में यूपीएससी में 65वीं रैंक हासिल की है और दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने के दौरान पूर्वा अग्रवाल ने सिंगापुर में इंटर्नशिप की। पूर्वा अग्रवाल यूपीएससी रिजल्ट 2023 में भी आईपीएस चयनित हुई थी। उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर मिला, तब उन्हें 189वीं रैंक मिली थी और पूर्वा के पिता ML अग्रवाल छत्तीसगढ़ टेक्निकल एजुकेशन में एडिशनल डायरेक्टर और उनकी मां इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं। पूर्वा से बातचीत की है हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने, सुनवाते हैं। आज देश भर में छत्तीसगढ़ की बेटी की चर्चा हो रही है। बेटी का नाम है पूर्वा अग्रवाल, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक करके 65वीं रैंक हासिल की है। खुद जो पूर्वा है हमारे साथ हैं। आज आपने छत्तीसगढ़ का तो मान बढ़ाया है, ये साथ में आज आपकी चर्चा देश भर में हो रही है। कैसा पहले तो महसूस कर पा रही हैं? बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली जो मेरा और मम्मी पापा दीदी का हमारा जो सपना था वो आज पूरा हो रहा है। आपका जर्नी कैसा रहा? अगर शुरू से अगर बोलेंगे तो कैसा थिंकिंग था आपका, कैसे थॉट प्रोसेस था कि यूपीएससी ही क्रैक करना? मेरा एक्चुअली कॉलेज के बाद मैंने कॉलेज के टाइम इंटर्नशिप की थी प्राइवेट सेक्टर में सिंगापुर में। उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद प्राइवेट सेक्टर में आगे नहीं जाना है, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में आना है और IAS की तैयारी करनी है। उसके बाद मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की। लोगों का सपना होता है IAS IPS बनना। आप तो IPS बन गई थी, मतलब IPS बनने के बाद लोग अपने आप को पूरा भौकाल में रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगा नहीं IPS काफ़ी नहीं, अब तो IAS बनना है। जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सपना IAS बनने का ही था। तो जब IPS बनी थी तब भी बहुत खुशी थी, क्योंकि बहुत अच्छी सर्विस है, देश को सेवा देने के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। पर मैंने सोचा कि अपने सपने को पूरा करने के लिए शायद एक अटेम्प्ट मुझे और देना चाहिए, तो फिर मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया। हैं तो एक पिता की क्या भूमिका होती है उनके जर्नी? पिता की भूमिका यही है कि भाई उनको रोको मत, उनको जो चाहिए फैसिलिटी अपन जितनी दे सकते हैं वो फैसिलिटी दो और उनको खुला छोड़ो, है ना। लेकिन एक प्रोटेक्शन भी आपका रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई खुला छोड़ दिए तो बिल्कुल
उच्छृंखल हो जाएं, है ना, कंट्रोल भी रखो उनके ऊपर, ठीक है ना। तो हमारे साथ पूर्वा अग्रवाल थी और उनके पिता थे। घर में बहुत खुशियां हैं अभी, क्योंकि पूर्वा ने देश का मान बढ़ाया, प्रदेश का मान बढ़ाया है। कैमरा पर्सन किशन के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।